हेलो एवरीवन, मैं रानी शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अधिकोषण तत्व। और आज बच्चों हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 4 साख-पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं साख-पत्र। साख-पत्र की परिभाषा है। क्या है बच्चों साख-पत्र? साख-पत्रों से जो तात्पर्य है वो उन पत्रों या प्रलेखों से होता है जिनका साख मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिनके आधार पर हम साख या ऋणों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों, ये साख पत्र क्योंकि मुद्रा की ही भांति कार्य करते हैं, इसीलिए इनको क्रेडिट मनी या साख मुद्रा कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यदि बताऊं तो चेक एक ऐसा साख पत्र है। अब क्यों है चेक साख पत्र? क्योंकि हम इसका प्रयोग, चेक का जो प्रयोग करते हैं वो हम ऋण को भुगतान करने के रूप में करते हैं। ऋण का भुगतान करने के लिए चेक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए चेक जो है वो साख पत्रों में आता है। अब जानते हैं साख पत्र और मुद्रा में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट एंड मनी। बच्चों, क्या है, ये दोनों लगभग एक ही कार्य करते हैं, साख पत्र भी और मुद्रा भी, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। जैसे क्या है वो अंतर जानते हैं। जैसे सबसे पहला अंतर यदि मैं आपको बताऊं तो मुद्रा वो विधिग्राह्य होती है, लेकिन जो साख पत्र है वो विधिग्राह्य नहीं होते हैं। नंबर 2 यदि मैं आपको बताऊं तो मुद्रा का जो निर्गमन होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है, लेकिन जो साख पत्र है वो व्यापारिक बैंकों और व्यक्तियों के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ही बच्चों, मुद्रा का जो क्षेत्र होता है वो राष्ट्रव्यापी होता है, लेकिन जो साख पत्रों का क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है। नेक्स्ट, जो मुद्रा का हस्तांतरण होता है वो मुक्त होता है और जो साख पत्रों के हस्तांतरण के लिए लगभग बेचान की आवश्यकता होती है। अब बच्चों मैं बात करना चाहूँगी, बताना आपको चाहूँगी विभिन्न प्रकार के साख पत्र कौन कौन से हैं, मतलब वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने आपको यहाँ एक एरो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है साख पत्रों के प्रकार। बच्चों, सबसे पहला जो साख पत्र है वो है प्रतिज्ञा पत्र के रूप में। दूसरा एक होता है विनिमय विपत्र। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से नीचे समझाऊंगी। उसके बाद आता है बच्चों हुंडई, फिर होता है चेक, एक होता है बैंक ड्राफ्ट, एक होता है कोषागार विपत्र। मैं आपको साथ साथ यहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि जो हम वाणिज्य पढ़ते हैं वो उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहला आपको बताया प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र को हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। दूसरा मैंने आपको बताया विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा मैंने आपको बताया हुंडी, जिसको इंग्लिश में भी हम हुंडी बोलते हैं। फिर है चेक, चेक को भी हम चेक ही बोलेंगे। बैंक ड्राफ्ट, इसको भी बैंक ड्राफ्ट ही बोलेंगे। फिर है कोषागार विपत्र, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। फिर है प्रतिभूतियाँ, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़। और उसके बाद है फिर ऋण स्वीकृत। उसके बाद है साख प्रमाण पत्र, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर है यात्री चेक, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलर्स चेक। ये हुए जो हमने आपको यहाँ पे बताया साख के प्रकार। अब जानते हैं बच्चों साख के प्रकार में सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र। तो यहाँ मैंने आपको चित्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, जो आप ये ब्लॉक में देख रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र को मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये इसके दो पक्ष होते हैं प्रतिज्ञा पत्र के। एक पक्ष होता है जो लिखने वाला होता है, ऐसे ही दूसरा पक्ष होता है जो भुगतान को प्राप्त करने वाला होता है। अब मैं बच्चों आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊँगी। लिखने वाले का मतलब यह है कि जो ऋणी प्रतिज्ञा पत्र होता है उसको जो लिखने वाला होता है इसे ही भुगतान करना होता है।
दूसरा जो होता है वो होता है भुगतान प्राप्त करने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में पेई भी बोलते हैं। मतलब यह व्यक्ति ऋणदाता मतलब क्रेडिटर होता है जो भुगतान प्राप्त करता है। अब बच्चों यहाँ मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊंगी प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं बच्चों, एक तो लिखित होना, मतलब किसी भी चीज़ का मौखिक के रूप में किए गए किसी भी चीज़ के वायदे की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो केवल लिखित की श्रेणी में ही होना चाहिए, मौखिक पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, बैंक नोट और करेंसी नोट न होना। प्रतिज्ञा पत्र में बच्चों नोट्स मतलब बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स सम्मिलित नहीं किए जाते। यह नोट जो होते हैं वो केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका जो प्रतिज्ञा पत्र होता है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, मतलब केवल व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्रों को ही प्रतिज्ञा पत्र की श्रेणी में रखा जाता है। व्यावसायिक प्रतिज्ञा पत्र व्यापारियों और देश के अन्य बैंकों के द्वारा लिखे जाते हैं। एक होता है बच्चों लेखक के हस्ताक्षर। प्रतिज्ञा पत्र पर जो प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला है जिसको हम बोलेंगे मेकर, उसके हस्ताक्षर जो है होने भी चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। फिर बच्चों धन के भुगतान की प्रतिज्ञा, इसमें धन के भुगतान की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, किसी वस्तु के लेने देने की प्रतिज्ञा नहीं। फिर है निश्चित धनराशि, इसमें जिस धनराशि के भुगतान करने की प्रतिज्ञा की जाए उसकी राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। बिना शर्त का जिस भी धन के भुगतान की प्रतिज्ञा की जाए उसमें किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगाई जाती। लिखने वाला निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसका नाम व पता बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, प्रविष्टियाँ पूरी होनी चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी इसके भेद, प्रतिज्ञा पत्र के भेद कितने होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के मैंने बच्चों यहाँ भी आपको ड्रॉ करके मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। प्रतिज्ञा पत्र के भेद यहाँ 3 प्रकार के भेद हैं। एक है बैंक प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा है बच्चों करेंसी प्रतिज्ञा पत्र और तीसरा है व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र। अब ये क्या है? बैंक प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बैंक प्रोमिसरी नोट, यह वह प्रतिज्ञा पत्र होता है जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और वाहक को मांग करने पर उसमें अंकित धन का तुरंत भुगतान किया जाता है। बच्चों भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नोट इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं करेंसी प्रतिज्ञा पत्र की, जो मैंने दूसरे नंबर पे आपको बताया, जिसको बोलेंगे करेंसी प्रोमिसरी नोट। यह क्या है बच्चों? इसे देश की मुद्रा प्राधिकरण मतलब मॉनेटरी अथॉरिटीज़ जो होती है उसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें लिखित भुगतान वाहक को मांगे जाने पर तत्काल किया जाता है। अब जैसे मैं यदि एग्जाम्पल दूं तो भारत सरकार के द्वारा जारी 1 रुपये का नोट जो होता है वह इसका एक एग्जाम्पल है। तीसरी बात करें व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र की। व्यापारिक प्रतिज्ञा पत्र जो है बच्चों यह जो है व्यापारी प्रतिज्ञा पत्र व्यापारियों, व्यापारिक बैंकों और फार्मों के द्वारा जारी किया जाता है। जो फर्म होती हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मेन रूप से बच्चों इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है एकाकी प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम बोलते हैं सिंगल प्रोमिसरी नोट, एक होता है संयुक्त और पृथक प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम जॉइंट एंड डिफरेंट प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, और एक होता है संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम जॉइंट प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों ये क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया एकाकी प्रतिज्ञा पत्र,
एकाकी जो प्रतिज्ञा पत्र होता है ये साधारणतः प्रतिज्ञा पत्र पर एक अकेले व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। ऐसी दिशा में वही उसकी राशि का भुगतान करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होता है। जो ऐसे ही प्रतिज्ञा पत्र को हम एकाकी प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। दूसरी बात करते हैं संयुक्त या पृथक प्रतिज्ञा पत्र की, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एंड डिफरेंट प्रोमिसरी नोट। इसमें प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का जो दायित्व होता है वो सभी लिखने वालों के ऊपर जॉइंट रूप से, मतलब संयुक्त रूप से और अलग अलग रूप से होता है। मतलब जो प्रोनोट का भुगतान करने के लिए या तो सबसे सामूहिक रूप से लिखवा लेते हैं या हम एक एक व्यक्ति से अलग अलग व्यक्तियों से वसूल करने के लिए लिखाया जा सकता है। एक होता है बच्चों लास्ट संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र, जिसको हम जॉइंट प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ये क्या है बच्चों, कभी कभी एक से अधिक व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं। तो इस स्थिति में सभी व्यक्ति जिन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वह इस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और यदि इनमें से कोई एक दिवालिया हो जाए तो शेष जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनसे इस ऋण का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास भी किया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताने का प्रयास भी किया है। इसके नमूने भी मैंने आपको यहाँ बनाए हैं। बाकी मैं लिंक में आपको इसके और नमूने आपको सेंड करके बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने से बच्चों वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाती है। मैं छोटे छोटे पार्ट में भी आपको ये समझा चुकी हूँ। अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों व्यवसाय के बिल। व्यवसाय में जो व्यापारिक व्यवसाय हैं उनमें बिलों का क्या महत्व है।